हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को हल कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उन बातों को समझ लेते हैं और उसके बाद प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले तो आपको ये ही पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो चलिए समझते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब आपके मन में ये भी डाउट आया होगा कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अब हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर समझिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। जो संख्याएं p/q के रूप में होती है उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ पर p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ q के स्थान पर हम कभी भी जीरो को नहीं रख सकते। अगर हमने यहाँ पर q के स्थान पर जीरो को रख दिया तो ये सारा का सारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत। और अनंत का कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए 3/4, ये एक परिमेय संख्या है। -5/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 ये भी एक परिमेय संख्या है और -7 भी। ये देखिए 2 और -7 दोनों परिमेय संख्याएं किस तरह से है। अगर हम इन दोनों के बटे में 1 कर दें तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 के बटे में 1 कर दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हम 2 को 1 से भाग करेंगे। ठीक है, जब हम 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए 3 और 4 दोनों क्या है, पूर्णांक है। -5 और 2 ये भी पूर्णांक है। 2 और 1 ये भी पूर्णांक है। और यहाँ पर -7 और बटे में 1 है। अब यहाँ पर ये समझने का प्रयास कीजिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे बीच में 0 लिखा हुआ है और उसके राइट साइड में प्लस में संख्याएं हैं और लेफ्ट साइड में माइनस में संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है उन सभी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब समझिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। जो संख्याएं p/q के रूप में ना हो उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल को देखिए, √5, √7, √3, पाई आदि। यहाँ पर जो अपरिमेय संख्याएं होती है ना, वो रूट के अंदर लिखी हुई होती है। और यहाँ पर देखिए जैसे √4 लिखा हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम 4 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2। और 2 क्या होती है, एक परिमेय संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। देखिए, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। यहाँ पर देखिए, किसी भी भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी भी संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाए। जैसे यहाँ पर 210 एक भाज्य संख्या है। अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तब भी ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अगर हम इसको 5 से भाग करेंगे तब भी ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। और अगर हम इसको 7 से भी भाग करेंगे तब भी ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 210 के गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2, 3, 5, 7। ये सभी के सभी गुणा के रूप में होंगे। ठीक है, अगर संख्याएं हम गुणा के रूप में लिखते हैं तो हम उनको कहते हैं गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड, जब हम अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और गुणनखंड होने का क्या मतलब है कि 210 जो संख्या है 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी और 3 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 5 से भी और 7 से भी। यानी जितने भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएंगे उन सभी संख्याओं से वह संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। गुणनखंड का यही मतलब है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। जो ये अंक है ना, ये सभी अभाज्य संख्याएं एक अद्वितीय होंगी, यानी कि अपने आप में सबसे अलग होगी। जो जो 210 संख्या के अभाज्य गुणनखंड है ना, वो किसी और संख्या के अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में हम अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को बदल सकते हैं, तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है। इसका क्या मतलब है? जो संख्याएं, जैसे एक संख्या ले ली हमने 210, ठीक है, दो संख्याओं से अधिक मतलब देखिए 210 दो से भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है, तो ये हो गई दो संख्या। और इससे भी अधिक, यानी कि दो से अधिक हो गई तीन, चार, चार संख्याएं हो गई ना। तो दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाती है, ठीक है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं के दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उसमें एक भी शामिल है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं एक से और अपने आप से पूरी पूरी भाग हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे पाँच, पाँच एक से पूरी पूरी भाग हो जाएगी और अपने आप से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। एक और पाँच के अलावा पाँच जो संख्या है किसी और संख्या से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। जैसे सात, सात को हम एक से भाग कर सकते हैं तो पूरी पूरी भाग हो जाएगा, और सात को हम सात से ही भाग करेंगे यानी अपने आप से, तो सात जो है पूरा पूरा भाग हो जाएगा। भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने कोई भाज्य संख्या 20 ले ली, अब हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? दो, दो, पाँच, एक। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 20 जो है दो से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पाँच से भी और एक से भी। तो ये हो गए दो से अधिक गुणनखंड। अब देखिए 16 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा? दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना एक। यहाँ पर भी जो है दो से अधिक, दो तो ये हो गए गुणनखंड, और उसके बाद देखिए तीन और गुणनखंड है, तो दो से अधिक गुणनखंड हो गए, तो हम इसको कहेंगे भाज्य। अब अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे 11 है। अब 19 को भी देखिए, 19 को हम एक से भाग कर सकते हैं, 19 से भाग कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक शून्य किस तरह से हो सकता है। जैसे कोई संख्या 10 है, अगर हम इसके गुणनखंड कर दें तो ये क्या आएगा? 2 गुना 5। अगर 100 के गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। अगर हम 1000 के गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3। ये हो जाएगा 5 की घात 3, क्योंकि 5 जो है गुणा में 3 बार लिखा हुआ है, तो 5 की घात 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए जो इकाई का अंक है वो है 0, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यानी कि इकाई का अंक शून्य कब होगा? जब हमारे पास गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 5 होंगे। यहाँ पर भी देखिए 2 और 5 है, 2 और 5, यानी हमारा इकाई का अंक शून्य कब होगा? जब हमारे पास गुणनखंड में क्या होगा? 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनका एचसीएफ और गुणा एलसीएम ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे हमने दो संख्याएं कौन कौन सी ले ली? 25 और 30। दो संख्याएं हो गई, अब इनका गुणनफल करेंगे, यानी गुणा कर देंगे। 25 और 30 की गुणा करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर गुणा कर दिया है तो क्या आया? 750। अब हमें क्या करना है? 25 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ यानी कि मैच है और एलसीएम यानी कि लेस है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 25 के गुणनखंड कर देंगे और उसके बाद 30 के भी गुणनखंड कर देंगे।
25 के गुणनखंड आएंगे 5 गुना 5 और 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 5। अब हमें एचसीएफ निकालना है यानी कि मैसे में क्या होता है, जो संख्या यहाँ पर गुणनखंडों में कॉमन होती है यानी कि उभयनिष्ठ होती है उसको हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 इन दोनों गुणनखंडों में है तो हम 5 को ले लेंगे। अब देखिए 5 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन हो, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 5। अब हम एलसीएम को निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है सबसे पहले तो उसको ही लिखेंगे। तो 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 25 के गुणनखंडों में क्या बचा हुआ है उसको भी गुणा के रूप में लिखना है और 30 के गुणनखंडों में क्या बचा हुआ है उसको भी गुणा के रूप में लिखना है और उन सभी की गुणा कर देनी है। ऐसा करने से हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 कॉमन था तो हमने 5 को यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5, तो इसको भी गुणा में लिख दिया और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2 गुना 3, तो इनको भी हमने गुणा में लिख दिया। अब इनकी गुणा कर दी, ये हो जाएगा पंजे पंजे 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा और 50 दिया हो जाएगा 150। तो हमारा एचसीएफ 5 आया और एलसीएम आया 150। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं की हम गुणा कर देंगे आपस में, कर दी। और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों के भी आपस में गुणा कर देंगे। एचसीएफ हो जाएगा 5, एलसीएम हो जाएगा 150। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो 750 आएगा और इन दोनों की गुणा करेंगे तब भी 750 ही आएगा। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर 5 संख्याएं दे रखी है, इनको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड क्या होते हैं, अगर हम 12 के गुणनखंड करें तो क्या आएंगे 3 और 4, यानी 3 चौक 12 हो जाएगा। इसका ये मतलब है गुणनखंडों का कि अगर हम 3 से 12 को भाग करें तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, अगर हम 4 से भी 12 को भाग करें तब भी ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 3 और 4 क्या हो गए, गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंडों का क्या मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर 12 के गुणनखंड करे थे इसी तरह से हम यहाँ पर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी जो गुणनखंड होंगे उनको हमें अभाज्य संख्या के रूप में ही लिखना है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12। तो 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये सभी गुणनखंड हो गए अभाज्य, तो इसलिए हम इनको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2, 2 और 3 ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ पर 4 लिया था हमने गुणनखंड, लेकिन यहाँ पर 4 जो है भाज्य संख्या है, लेकिन हमें 4 को नहीं लिखना, इसमें अभाज्य गुणनखंड में हमें अभाज्य संख्या को ही लिखना है। 140, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक चिन्ह बनाना है और 140 को यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 140 को भाग करके देखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 को अगर हम 1 से भाग करें तब भी ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, अगर हम 2 को 2 से ही भाग करें तब भी ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2। तो हम 2 से 140 को भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग होगा। तो 2 से भाग करेंगे जब तक के 14 ना आ जाए, यानी कि 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक के 14 ना आ जाए। तो 2 सते 14 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, 0। 0 और 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 0 ना आ जाए, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमें दोबारा फिर से 70 को 2 से ही भाग करके देखना है। तो 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचा, 1 और 0 ये हो जाएगा 10। तो हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 10 ना आ जाए। तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब हमें दोबारा फिर से 35 को 2 से ही भाग करके देखना है कि ये पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। तो हमारा जो 35 है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग करके देखेंगे, क्योंकि 2 से बड़ी
अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। तो 35 जो है हमारा 3 से भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा। अब हम उससे बड़ी संख्या से भाग करके देखेंगे तो क्या होती है? 5। 5 से हम 35 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सते 35। अब 7 हमारा 7 से ही पूरा पूरा भाग होगा। यह प्रक्रिया हमें तब तक के दोहरानी है जब तक कि सबसे नीचे हमारा 1 ना आ जाए। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए? 2, 2, 5, 7। तो 140 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसी तरह से हमें इन चारों को भी निकाल लेना है। तो दूसरा क्या है? 156। 156 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 156 को इस तरह से लिख देंगे। 156 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सते 14। यहाँ से 1 बचा 1 और 6 हो जाएगा 16। 2 का पहाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 16 ना आ जाए। 2 8 16 हो जाएगा। अब हम दोबारा फिर से 2 से ही भाग करेंगे। 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 बचा और यहाँ पर 8 है तो ये हो गया 18। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक के 18 ना आ जाए तो ये हो जाएगा 2 नम 18। अब हमें दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है, लेकिन यहाँ पर 39 जो है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो हम 3 से भाग करके देखते हैं। तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3। यहाँ से क्या बचा? 0 और 9। 0 9 की कितना हो जाएगा? 9। यानी हमें क्या करना है? 3 का पहाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 9 ना आ जाए। तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 13 जो है 13 से ही भाग होगा। अब जो हमारे पास इस साइड में आए ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब हम 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो हम 3825 को यहाँ पर लिख लेंगे एक साइड में। 3825 यहाँ पर देखिए 3825 जो है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा क्योंकि लास्ट का अंक 5 है। तो ये क्या तो 3 से पूरा पूरा भाग होगा या फिर 5 से। 3 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा। ऊपर से 8 को उतार लेंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ऊपर से 2 को उतार लेंगे। 3 सते 21 हो जाएगा। 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ऊपर से 5 को उतार लेंगे। 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 3825 जो है 3 से पूरा पूरा भाग हो चुका है तो हम 3 को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमने 3 से भाग किया है। और 1275 को हम यहाँ पर लिख देंगे 1275। अब हमें 1275 को दोबारा फिर से 3 से ही भाग करके देखना है। 1275 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 चौक 12। 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 आएगा। ऊपर से 7 को उतार लेंगे। 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ऊपर से 5 को उतार लेंगे। 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 1275 भी हमारा 3 से पूरा पूरा भाग हो गया है। 3 को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमने भाग किया है। और जो आंसर आया 425 इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 425 को भी हमें दोबारा फिर से 3 से ही भाग करके देखना है। तो 3 से भाग करेंगे 425 को। ये हो जाएगा 3 एकम 3। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ऊपर से 2 को उतार लेंगे। 3 चौक 12 हो जाएगा। 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 आएगा। ऊपर से 5 को उतार लेंगे। तो 3 एकम 3। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर 425 है वो 3 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? 5 से भाग करके देखते हैं। 425 को भाग करेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक के 42 ना आ जाए या 42 से कम। तो ये हो जाएगा 5 8 40। यहाँ से क्या बचा? 2 और यहाँ पर क्या है? 5। तो यहाँ पर हो गया 25। 5 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक के 25 ना आ जाए। तो ये हो जाएगा पंजे पंजे 25। अब दोबारा फिर से 5 से ही भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। यहाँ से 3 बचा और यहाँ पर 5 है तो ये हो गया 35।
5 का पहाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 35 ना आ जाए। 5 सते 35 हो जाएगा। अब 17 जो है 17 से ही पूरा पूरा भाग होगा, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना हो जाएगा 17। अब हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो हम 5005 को इस तरफ लिख लेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 5 है, या जो संख्या है क्या तो 3 से पूरी पूरी भाग होगी या फिर 5 से। तो हम 3 से भाग करके देखते हैं 5005 को कि ये पूरी पूरी भाग होती है या फिर नहीं। ये हो जाएगा 3 कम 3, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। 3 छंग 18 हो जाएगा, 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। तो ये दोबारा फिर से 3 छंग 18 हो जाएगा, 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे। 3 अठे 24, 25 में से 24 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 5005 जो है 3 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से भाग करके देखते हैं। 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 कम 5, तो यहाँ से 0 बचा, 0 और एक अंक और ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 0। तो दोबारा फिर से 0 0 हो जाएगा, तो दोबारा फिर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा 5, ये हो जाएगा 5 कम 5। अब देखिए 1001 जो है 5 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 7 से इस संख्या को भाग करके देखते हैं। 7 से भाग करेंगे 1001 को, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 कम 7, 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। ये हो जाएगा 7 चौक 28, 30 में से 28 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे। 7 या 21 हो जाएगा, 21 में से 21 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी 1001 जो है 7 से पूरा पूरा भाग हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 को सामने लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 143 को। अब 143 को दोबारा फिर से 7 से ही भाग करके देखते हैं। 7 से भाग करेंगे 143 को, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में से 14 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 3 को उतार लेंगे और यहाँ पर पहाड़ा ना चलने की 0 लगा देंगे, तो ये बच गया शेषफल। तो 143 जो है 7 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इससे बड़ी संख्या क्या होती है 11, 11 से 143 को भाग करके देखते हैं कि पूरा पूरा भाग होता है या नहीं। 11 से भाग करेंगे 143 को, 11 एकम 11 हो जाएगा, 14 में से 11 को घटाएंगे तो 3 आएगा, ऊपर से भी 3 को उतार लेंगे, 11 तिया हो जाएगा 33, और 33 में से 33 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, जिससे हमने भाग किया। 11 से 11 को यहाँ पर लिख देंगे सामने और जो हमारा आंसर आया उसको लिख देंगे नीचे। अब 13 जो है 13 से ही भाग होगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13। अब हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 7429। अब ये संख्या 7429 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 9 है, तो ये जानने की कोशिश कीजिए 9 कौन से पहाड़े में आता है। एक तो 1 के पहाड़े में आता है, लेकिन 1 को हम छोड़ देंगे। उसके बाद 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या क्या तो 3 से पूरी पूरी भाग होगी। और उसके बाद 7 के पहाड़े में 9 आता है, 7 7 49, यानी कि इकाई का अंक 9 आता है, तो 3 से भाग होगी या फिर 7 से। तो सबसे पहले हम 3 से भाग करके देखते हैं कि ये संख्या पूरी पूरी भाग होती है या नहीं। 7429 ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 4 को उतार लेंगे। 3 चौक 12 हो जाएगा, 14 में से 12 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे। 3 सते 21 हो जाएगा, 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे।
तो ये हो जाएगा 3 छंग 18। 19 में से 18 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये जो संख्या है 3 से पूरी पूरी भाग नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, अब 7 से भाग करके देखते हैं। 7 से भाग करेंगे 7429 को, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 4 को उतार लेंगे। यहाँ पर पढ़ा ना चलने की 0 लगा देंगे, ऊपर से 2 को उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 छिंग 42। 42 में से 42 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे। 7 एकम 7 हो जाएगा। 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये संख्या 7 से भी पूरी पूरी भाग नहीं हुई। तो अब हम आगे की संख्या से देखते हैं कि ऐसा कौन सा पढ़ा है जिसके पढ़े में इकाई का अंक 9 आ जाए। तो 11 का जो पढ़ा है उसमें भी 9 आ जाएगा, क्योंकि 11 नंबर 99 होता है और इकाई का अंक 9 आता है। तो अब हम इसको 11 से भाग करके देखते हैं। 11 से भाग करेंगे 7429 को, ये हो जाएगा 11 छिका 66। इधर से ढाई लेंगे 14। 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 रह जाएगा। 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 2 को उतार लेंगे। यह हो जाएगा 11 सते 77। इधर से ढाई लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, और 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे। 11 पंजे 55 हो जाएगा। 59 में से 55 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी ये संख्या 11 से भी पूरी पूरी भाग नहीं हुई। अब देखिए 11 से बड़ी कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या होती है जिसके पढ़े में लास्ट का अंक यानी कि इकाई का अंक 9 आता हो। 11 के बाद क्या आता है, 13। 13 के पढ़े में भी 9 इकाई का अंक आ जाएगा। कैसे, अगर हम 13 का पढ़ा 3 बार पढ़े तो ये हो जाएगा 39। तो हम 13 से भाग करके देखते हैं, लेकिन ये 13 से भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा। आप चाहे तो कर सकते हैं। 13 से भाग करेंगे 7429 को, 13 पंजे 65। 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 6 बचे, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 2 को उतार लेंगे। 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 92 में से 91 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे। 13 एकम 13। 19 में से 13 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ पर भी शेषफल बच चुका है। तो हमें क्या करना है, इससे बड़ी संख्या से 7429 को भाग करके देखना है। 13 के बाद आता है 17। 17 से भाग करेंगे 7429 को, 17 चौक 68 हो जाएगा। 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगी, ऊपर से 2 को उतार लेंगे। 17 तिया 51। 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 9 को उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा 17 सत्ते 119। 119 में से 119 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 7429 17 से पूरा पूरा भाग हो चुका है। तो हम 17 को यहाँ पर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 437। अब हम दोबारा फिर से 437 को 17 से भाग करके देखते हैं कि ये पूरा पूरा भाग होता है या फिर नहीं। 17 से भाग करेंगे 437 को, 17 दूनी 34 हो जाएगा। 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पर 0 बचेगा, ऊपर से 7 को उतार लेंगे। 17 पंजे 85 हो जाएगा। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर जो 437 संख्या है वो 17 से पूरी पूरी भाग नहीं हुई। अब हम 437 को 19 से भाग करके देखते हैं, क्योंकि 17 से बड़ी अभाज्य संख्या 19 होती है। 19 से भाग करेंगे 437 को, तो यह हो जाएगा 19 दूनी 38। 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, ऊपर से 7 को उतार लेंगे। 19 तिया 57 हो जाएगा।
57 में से 57 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो हमारा क्या आया 23। 23 को यहाँ पर लिख देंगे और 19 से हमने भाग किया है तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 23 जो है 23 से ही पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणा 19 गुणा हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक दे रखे हैं 26, 91, 26 और 91। 26 और 91 का लसाअ निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम 26 और 91 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो 26 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 के पाढ़े में जो 6 है इकाई का अंक वो आ जाता है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ से 0 बचा और 6, ये हो गया 6। 2 का पाढ़ा पढ़ेंगे जब तक कि 6 ना आ जाए, 2 तिया 6। अब 13 जो है 13 से ही पूरा पूरा भाग होगा, तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। अब हमें 91 के गुणनखंड करने हैं। अब देखिए इकाई का अंक 1 है, तो हमें ऐसे पाढ़े को ढूंढना है जिसके पाढ़े में इकाई का अंक 1 आ जाए। तो 3 के पाढ़े में इकाई का अंक 1 आ जाता है, 3 सते 21। तो हम इसको 3 से भाग करके देखते हैं कि ये भाग होता है या नहीं। 3 से भाग करेंगे 91 को, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे, पढ़ा न चलने की 0 लगा देंगे। तो 91 जो है 3 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ। अब देखते हैं कि 3 से बड़ी ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिसके पाढ़े में इकाई का अंक 1 आ जाए। तो 7 है, 7 के पाढ़े में इकाई का अंक 1 आ जाएगा, तो 7 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो यहाँ से 2 बचा और पीछे क्या है 1, ये हो गया 21। 7 के पाढ़े में 21 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 7 तिया 21। अब 13 जो है 13 से ही पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनखंड हो गए 7 गुणा 13। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें से सेम संख्या को ढूंढना होता है। तो यहाँ पर देखिए 13 इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में है, तो ये हो गया एचसीएफ। अब 2 को देखिए कि इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में है या नहीं। तो यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं। तो हम इनको छोड़ देंगे, 13 दोनों में लिखा हुआ है तो हम 13 को लिख देंगे और एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 13। अब एलसीएम को निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें एचसीएफ को ही लिखना होता है, यानी जो संख्या कॉमन होती है उसको पहले लिखते हैं और गुणा में जो संख्याएं बच जाती हैं उनको भी लिखा जाता है। तो यहाँ से 2 बचा है, 2 को लिखेंगे गुणा, यहाँ से 7 बचा है तो यहाँ पर 7 को भी लिखेंगे। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 सत्ते 26 सत्ते, यानी कि 26 की 7 से गुणा कर देंगे तो 26 सत्ते निकल कर आ जाएगा। 7 छिंग 42 हो जाएगा, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 हो जाएगा 18। 182 हमारा क्या आया, एलसीएम यानी कि लैस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि इनका जो लैसा आया और मैसा आया उनका गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल वो बराबर आता है या नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी है, 26 और 91। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, 26 और 91 की गुणा कर देंगे बराबर इनका एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों की भी गुणा कर देंगे। 13 गुना हो जाएगा 182। 26 और 91 की गुणा करेंगे, 26 और 91, ये हो जाएगा 1 छिका 6, 1 दूनी 2 हो जाएगा, 9 छिक 54 हो जाएगा, हासिल 5 लगेंगे, 9 दूनी 18 और 5 हो जाएंगे 23। इनको जोड़ देंगे, 6 4 2 6 हो जाएगा, 3 2, 2366 आया। तो 2366 यहाँ पर लिख देंगे और 13 और 182 की गुणा करेंगे, 182 की गुणा करेंगे 13 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 8 24, हासिल 2 लगेंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5।
एक दूनी 2, एक अठे 8 हो जाएगा, एक कम 1 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे 6 4 2 6 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 1 और 1 हासिल का हो जाएगा 2। तो ये भी हमारा क्या आया 2366। तो यानी हमें क्या कर दी, यहाँ पर जांच कर दी कि ये और ये दोनों आपस में बराबर आए, तो हमारा ये आंसर सही है। इसी तरह से हमें इन क्वेश्चनों को भी करना है। 336 और 54, ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड को भी कराएंगे, लेकिन पहले इसको देख लो। हमें क्या करना है, 336 और 54 के गुणनखंड करने हैं। 336 को यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है ना, वो देखना है कि कौन से पढ़े में आता है। तो 2 के पढ़े में इकाई का अंक 6 आता है, तो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, यहाँ से क्या बचा 1 और 3, ये हो गया 13। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 13 ना आ जाए या 13 से कम। 2 छिक 12 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ पर क्या है 6, तो 16 हो गया। अब हमें 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 16 ना आ जाए। 2 अट्ठे 16, ये भी 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में इकाई का अंक जो है 8 आ जाता है। तो 2 अट्ठे 16, यहाँ से 0 बचा, 0 और 8 हो जाएगा 8। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब दोबारा फिर से 2 से ही भाग करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचा और 4, ये हो जाएगा 4, यानी 2 दूनी 4। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 बचा। तो 2 के पहाड़े में 2 को देखते हैं कितनी बार में आता है, 1 बार में। अब 21 जो है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। अब देखिए 21 कैसे भाग होगा, 3 से या फिर 7 से, लेकिन पहले हम 3 से भाग करेंगे, 3 सते 21 हो जाएगा और 7 से ही भाग होगा। तो इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इनको हम गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और ये हो जाएगा गुना 7। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 4 हो जाएगा, 2 की घात 4, क्योंकि 2 जो है गुणा के रूप में 4 बार लिखा हुआ है, तो जितनी बार जो संख्या लिखी हुई होती है वो इसकी घात हो जाती है। तो गुना 3 गुना 7, इस तरह से लिखे या फिर इस तरह से लिखे, दोनों ही सही है। 54 के गुणनखंड करेंगे, 54 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 4, तो 2 सते 14 हो जाएगा। ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, 3 से भाग करेंगे, 3 नम 27 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 से भाग करेंगे, तो इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 3 की घात 3, क्योंकि 3 जो है गुणा के रूप में 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 इसकी घात हो जाएगी। HCF को निकालेंगे, यानी कि मैसे को। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे गुना, गुना का निशान लगाएंगे। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 भी हम गुना के रूप में लिख देंगे। अब इन दोनों की गुना कर देंगे, 2 तिया 6, तो हमारा HCF जो है 6 आ गया। अगर यहाँ पर कोई और संख्या ऐसी होती है जो इन दोनों में कॉमन होती है, यानी कि एक जैसी होती है, तो हम उसको भी यहाँ पर गुणा के रूप में लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा HCF होगा। अब हमें LCM को निकालना है। LCM में क्या होता है, हम HCF को तो लिखते ही हैं, HCF क्या आया हमारा 6 लिख लो या फिर 2 गुना 3 लिख लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं कॉमन आ चुकी है उनको छोड़ करके जो संख्याएं बची हुई है उनको भी गुणा के रूप में लिखना है। यहाँ से 3 बार 2 को लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ से क्या बचा हुआ है 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है 2 बार, 3 गुना 3 हो जाएगा। अब हमें इन सभी की गुणा कर देनी है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 की गुणा 7 से करेंगे, 48 गुना 7 कितना आ जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, 336 आ जाएगा।
336 ये कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9, 336 की गुणा 9 से कर देंगे, 9 छिक 54 हो जाएगा, हासिल 5 लगेंगे, 9 तिया 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, हासिल 3 लगेंगे, 9 तिया 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, ये कितना आया 3024, 3024। HCF 6 आया, LCM 3024। अब हमें इसकी जांच करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच में क्या करना है, जो दो संख्या है 336 और 54 इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, 336 गुणा 54 और बराबर क्या करना है, जो HCF और LCM आया उनकी आपस में गुणा करनी है 3024। ठीक है, 336 की 54 से गुणा कर देंगे, 336 की 54 से गुणा करेंगे, 4 छिक 24, हासिल 2 लगेंगे, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13, 5 छंग 30, हासिल 3 लगेंगे, 5 तिया 15 और 3 हो जाएंगे हासिल के 18, हासिल 1 लगेगा, 5 तिया 15 और 1 हो जाएगा 16। अब इनको जोड़ देंगे, 4 4 8 3 11 हो जाएगा, हासिल 1 6 7 और 1 हासिल का हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, 18 144। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 144। अब इनके भी आपस में गुणा कर देंगे, 3024 की 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, हासिल 2 हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 2 हो जाएंगे 14, हासिल 1 लगेगा। ठीक है, 1 लगेगा, 6 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से हासिल 0 बचेगा। ठीक है, 6 तिया हो जाएगा 18, तो यहाँ से भी क्या आया 18 144। तो हमने यहाँ पर जांच कर दी है कि ये बराबर आ चुका है। $510 और 92। सेकंड को देखिए, 510 के गुणनखंड करने हैं, 510 को यहाँ पर लिखो, 2 से भाग करो क्योंकि इकाई का अंक 0 है और 2 के पढ़े में इकाई का अंक 0 आ जाता है। 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से भी 1, तो 11 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा और 0, ये 10 है, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब इकाई का अंक 5 है, ये क्या तो 3 से भाग होगा या फिर 5 से, क्योंकि 3 के पढ़े में इकाई का अंक 5 आता है और 5 के पढ़े में भी इकाई का अंक 5 आ जाता है, तो 3 से भाग करके देखते हैं, 3 आठे 24 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 5, तो 15 हुआ, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब इसको दोबारा फिर से 3 से ही भाग करके देखते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा और 5 25 हो जाएगा, तो 3 आठे 24, ये 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, ये 5 से भाग होगा, 5 एकम 5, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से 5, तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 17 जो है 17 से ही पूरा पूरा भाग होगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 के गुणनखंड करेंगे, 92 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, यहाँ से 1 बचे, यहाँ से 2, 2 छिक 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से 0 बचा और यहाँ से 6, तो 6 ही होगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब 23 जो है 23 से ही पूरा पूरा भाग होगा क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें HCF को निकालना है। HCF में क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले उन सभी में देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है यानी कि ओबेनिस्ट है, तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है और 23 भी कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF हो गया 2। अब हम LCM को निकालेंगे। LCM में क्या होता है, LCM को हमें लिखना ही होता है, यानी जो संख्या कॉमन होती है उसको तो हम लिखेंगे ही और गुणा में उन संख्याओं को भी लिखेंगे जो संख्याएं बच चुकी है। तो यहाँ से क्या बचा, 3 5 17, इनको भी गुणा में लिखेंगे, 3 5 17 और यहाँ से क्या बचा, 2 और 23, इनको भी गुणा में करके दिखेंगे, 2 और 23। अब इन सभी की गुणा कर देंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30,
ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया 30, और ये हो गया 17 दूनी 34, और ये 23। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे हम। 30 की 34 से गुणा करेंगे, 30 की गुणा करेंगे 34 से, तो 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। जोड़ देंगे इनको 0 2, और ये हो जाएगा 10। तो हमारा कितना आया 1020 गुणा क्या है 23। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 1020 की गुणा करेंगे 23 से, 1020 की गुणा कर देंगे 23 से। 3 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 3 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। इनको जोड़ देंगे 0 6 4, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। कितना आया 23460। 23460 हमारा हो जाएगा एलसीएम, यानी कि लेस है। अब हमें इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करने हैं, और बराबर में क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करनी है, यानी हमें जांच करनी है। 510 गुणा 92 और बराबर 2 गुणा 23460, इनकी आपस में गुणा करनी है। 510 और 92, 510 और 92 की गुणा करेंगे, 2 0 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 9 0 0, 9 एकम 9, और 9 पंजे 45 हो जाएगा। 0 2 9 और 0 कितना होगा 9, 5 और 1 6 हो जाएगा 4, 46 920, 46 920 आया। तो इनकी भी हमें गुणा करनी है, 2 से गुणा करेंगे। 2 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, 2 की गुणा 6 से करेंगे, या 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, दोनों एक ही मतलब है। 2 6 12 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा। 2 चौक 8 और 1 हासिल का हो जाएगा 9, हासिल 0 लगेंगे। तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा क्या आया 46 920। तो जांच हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। पूर्णांक 12 15 21, और यहाँ पर 17 23 29 हो गए, 8 9 25 हो गए। ठीक है, ये हो गए पूर्णांक। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो हमें क्या करना है, 12 15 और 21, इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड करने हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 को लिखेंगे, 15 और 21, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 तिया 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, और ये 3 सते 21। अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या कॉमन होती है इन सभी अभाज्य गुणनखंडों में। तो यहाँ पर देखिए 3 तीनों अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन है, तो 3 हो जाएगा एचसीएफ। तो उसके बाद देखिए 2 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हुआ 3। और एलसीएम में क्या होता है 3, जो यानी जो हमारा एचसीएफ आया उसको तो हमें लिखना ही होता है, और गुणा में लिखना होता है जो अभाज्य गुणनखंड बच चुके हैं। यहाँ से 2 गुणा 2 बचा, यहाँ से 5 बचा, और यहाँ से 7, इनकी आपस में गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 के गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा 420। दूसरे को देखिए 17 23 और 29, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 17 के 23 के और 29 के। 17 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 1 से भाग होगी या फिर 17 से अपने आप से। तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, और 29 भी। यहाँ पर भी 1 गुणा 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 1 से भाग होगी या फिर 23 से ही। 29 भी 1 से भाग होगी या फिर 29 से ही। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ।
इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, एक। तो यहाँ पर HCF एक हो जाएगा, LCM को निकालना है। HCF को तो लिखना ही है एक गुना, और जो यहाँ पर बच चुका है उनको भी गुना में लिखना है। 17 गुना 23 गुना 29, इनकी आपस में गुना करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 की गुना 23 से करेंगे, 23 की गुना 17 से करेंगे तो 7 तिया 21 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 हो जाएंगे 16, 1 तिया 3 हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ देंगे, 1 6 और 3 हो जाएगा 9, 2 1 हो जाएगा 3, 391। 391 की गुना फिर 29 से करनी है। 391 की गुणा करनी है 29 से। 9 एकम 9, 9 नम 81 हासिल 8 लगेंगे, 9 तिया 27 और 8 कितने हो जाएंगे 35। 2 एकम 2, 2 नम 18 हासिल 1 लगेगा, 2 तिया 6 और 1 हासिल का हो जाएगा 7। इनको जोड़ देंगे 9 3 8 5 13 हासिल 1 लगेगा 7 और 1 हासिल का 8, 8 और 3 हो जाएंगे 11। तो हमारा एलसीएम कितना आया 11 339। अब हमें 8 9 और 25 इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 8 के गुणनखंड करेंगे, 9 के करेंगे, 25 के करेंगे। तो 8 के गुणनखंड क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ से 3 गुना 3 और यहाँ से 5 गुना 5, और एक तो हमेशा सभी का गुणनखंड होता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, एक तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो एक ही हमारा HCF होगा। और LCM, HCF को हमें लिखना है और गुणा में जो संख्याएं बच चुकी है उनको भी लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 और यहाँ से 3 गुना 3, यहाँ से 5 गुना 5। ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 24 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 और ये हो जाएगा 25। इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 सते 35, 1 36, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 0 6 4 10 हासिल 1 लगा, 3 और 4 7 और 1 हासिल का 8 हो जाएगा और 1 1800। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। HCF 9 दे रखा है, कौन कौन सी संख्याओं का, 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दे रखा है और हमें इन दोनों ही संख्याओं का LCM निकालना है, ठीक है। HCF 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने पीछे बताया था, उसको आप याद कर लीजिएगा। क्या होता है वो फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM के, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657। यहाँ पर भी ये दोनों ही संख्याएं हैं, तो इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 306 गुणा 657। और यहाँ पर देखिए HCF क्या दे रखा है, 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे गुणा LCM। LCM ज्ञात कीजिए, तो हम LCM को जो कर तो लिख देंगे क्योंकि LCM ही हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा कर देंगे। 306 की गुणा करेंगे 657 से, 7 छिंग 42 हो जाएगा, हासिल 4 लगेंगे। 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 4 जोड़ देंगे हासिल के तो 4 हो जाएगा। 7 तिया 21, 5 छंग 30 हो जाएगा, 30 की 0 हासिल 3 लगेंगे। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में 3 हासिल के जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा,
6 छंग 36, हासिल 3 लगेंगे। 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में हासिल के 3 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 6 तिया 18 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे, यहाँ से 2 आएगा, 4, 1 और 3 हो जाएगा, 4 और 6 10, हासिल 1 लगेगा। 2 और 5 7, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 1 हासिल का 11, हासिल दोबारा फिर से 1 ही लगेगा। 1 और 8 9 हो जाएगा, 1 हासिल का 10, हासिल दोबारा फिर 1 लगेगा, 1 और 1 हासिल का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, 20 10 42, 20 10 42 बराबर हो जाएगा 9 गुना एलसीएम। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर दो संख्याएं गुणा में लिखी हुई हो और उनमें से किसी एक संख्या को बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ लेकर जाना हो तो वह संख्या गुणा से भाग में चली जाती है। ठीक है, तो हम 9 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो 9 भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 10 42 और बटे में हो जाएगा 9, यानी भाग बराबर इस तरफ रह जाएगा एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 20 10 42 को 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग कर देंगे तो यह आएगा 9 दूनी 18, 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे, 9 दूनी 18 दोबारा फिर से 21 में से 18 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 9 तिया 27, 30 में से 27 को घटाएंगे तो 3 आएगा, ऊपर से 4 को उतार लेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा। इधर से ढाई लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 2 को उतार लेंगे और ये हो जाएगा 9 8 72। ठीक है, 72 में से 72 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारे पास क्या आया, 22 338, 22 338 बराबर हो जाएगा एलसीएम। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 22 338, 22 338 हमारा एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों हमने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सी संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगर नहीं आपको पता तो दोबारा फिर से समझ लीजिए। जैसे संख्या 10 है, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 और 5, यानी कि 2 पंजे 10 हो जाएगा। अगर 100 के गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुणा 5 गुणा 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक शून्य है, यानी कि ये संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है और ये भी शून्य पर ही समाप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5, यहाँ पर भी 2 और 5 है, यानी कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें 2 और 5 दोनों ही हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या दे रखी है, 6 की पावर n, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर n बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, यानी कि 2 तिया 6 और घात n है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात n गुणा 3 की घात n। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर घात कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है, ठीक है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या
6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और दूसरी क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। यानी ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या है, लेकिन हमें ये बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो क्या लिखेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस हो जाएगा 13। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या मान लेंगे हम गुणा में 1, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 तो होता ही होता है। तो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, यानी इन दोनों में 13 कॉमन है। तो हम 13 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचा 7 गुणा 11, ठीक है, और यहाँ से 1 बचेगा और प्लस यहाँ से भी 1 बचेगा। अब इनको गुणा कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 13, 7 के गुणा 11 से करेंगे तो 77 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 13 और गुणा में हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है, 77 और 1 हो जाएगा 78। और गुणा में हमेशा 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है। अब यहाँ पर यह समझिए कि मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर 78 एक भाज्य संख्या है। अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर दें इसके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं या फिर 78 के अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, अब इस संख्या को देखते हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है। यहाँ पर देखिए क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में लिखा हुआ है 5। तो यहाँ पर 5 गुणा 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 की गुणा किसी भी संख्या से करें तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 इस तरफ भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर क्या बचा 7 गुणा 6 गुणा 5, तो यहाँ पर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में क्या बचा हुआ है 1। अब इन सभी की गुणा कर देंगे और प्लस कर देंगे 1, तो यहाँ से क्या आएगा 5, ये हो जाएगा 7 छिंग 42, 42 की गुणा 4 से करेंगे, 42 की गुणा 4 से करनी है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब 168 की गुणा 3 से करनी है, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, हासिल 2 लगेंगे, 3 छंग 18 और 2 हो जाएंगे 20, दोबारा फिर से 2 हासिल लगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 2 हो जाएंगे 5, 504 आया। 504 की गुणा करनी है 2 से, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आया 1008, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1008। गुणा में 1 भी लिखा हुआ है, अगर हम 1008 के गुणा 1 से करेंगे तो 1008 ही आएगा, प्लस हो जाएगा 1। 5 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो 1009 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसके गुणा में हम 1 भी लिख सकते हैं, अगर हम किसी भी संख्या की गुणा 1 से कर दे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे इस संख्या में
इस संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी इन्होंने क्या कहा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे कि एक खेल का मैदान हो गया और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि वृत्त के जैसा ये हो गया एक वृत्त। तो यह वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का चक्कर लगाने में, यानी कि इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, यानी कि सोनिया और रवि एक ही स्थान पर खड़े हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है, इसी दिशा में चलेंगे। तो इन्होंने पूछा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि इसी स्थान पर वे कितने समय बाद मिलेंगे। अब यहाँ पर ये समझिए कि अगर सोनिया चक्कर लगाएगी तो उसको पूरा चक्कर लगाना होगा और रवि भी अगर चक्कर लगाएगा तो उसे भी एक पूरा चक्कर ही लगाना पड़ेगा, यानी कि पूरे चक्कर लगाने पड़ेंगे, तभी वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल सकेंगे, ठीक है। अगर आधा चक्कर लगाएंगे तो वे कभी भी प्रारंभिक स्थान पर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 मिनट सोनिया को लगते हैं एक चक्कर लगाने में और 12 मिनट रवि को लगते हैं। तो ये देखिए 18 है, 18 का अगर हम पाढ़ा पढ़े तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और 18 तिया 54 हो जाएगा, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पर देखिए 12 का अगर पाढ़ा पढ़े तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, आगे ये भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर देखिए 36 दोनों में कॉमन है, तो 36 ही क्या है, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर, यानी कि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें उन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 को यहाँ पर लिखेंगे और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से भाग करेंगे दोनों संख्याओं को, 2 9 18 हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे, ये हो जाएगा 2 6 12। 2 से 9 भाग नहीं होगा, इसको जुगतू रख देंगे। 6 को भाग करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब 2 से कोई भी संख्या भाग नहीं होगी, अब 3 से भाग कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3। दोबारा फिर 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और ये जुकातु हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इन सभी संख्याओं को गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद।